गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। इस समय शाम के बज रहे हैं 8 और 8 बजे मैं आपके लिए वीडियो तैयार करने चला हूँ दोस्तों। तो सभी का अभिनंदन है, सभी का वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, जिसका नाम है मूल मंत्र सक्सेस। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए डिटरमिन है, आपके लिए समर्पित है। और इस चैनल को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल को प्रेस करना, इसे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी हम कह सकते हैं इसको। और साथ ही साथ मेरा आपसे अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी इसके 50 सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि हम क्लास को लाइव ले सकें। दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब इस समय चल रही है, इस वजह से क्लास मतलब वीडियोस थोड़ा डिले हो रहे हैं, पर धीरे धीरे करके ट्रैक पर आ जाएगा और अभी आपको आवाज़ से मेरे लग भी रहा होगा। तो आज का दोस्तों एक टॉपिक बहुत ही शानदार है और टॉपिक आप जानते हैं, साम्यवादी विचारधारा का जो समर्थक है मार्क्सवाद, मतलब साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा का पूरा समर्थक क्या है, कार्ल मार्क्स। मैं यूँ कहूँ कि मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक नहीं बल्कि मार्क्सवादी विचारधारा का प्रणेता इसे मानते हैं, कार्ल मार्क्स को। और आप जानते हैं कि ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी दोस्तों कहा जाता है। या अब यहाँ पर देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के बारे में दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे विचार दिए हैं और कार्ल मार्क्स के बाद आप देखेंगे कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर के जो है लेनिन ने भी काफी कुछ जो विचार दिया है, कार्ल मार्क्स वाली विचारधारा उसके भी है, बस थोड़ा बहुत अंतर उसने करने का प्रयास किया है। और बाद में हम लोग माओ को भी पढ़ेंगे, लेकिन कार्ल मार्क्स दोस्तों बड़ा है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में आपको देने चल रहे हैं। बाद में दोनों को पार्ट को कनेक्ट करके हम एक पार्ट में भी इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखें दोस्तों कार्ल मार्क्स दोस्तों, इसका टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन है वो 1818 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी है। यानी 1818 में जन्म लेता है और 1883 में इसकी मृत्यु होती है। अब अगर देखें मार्क्स दोस्तों, एक मार्क्सवाद है क्या, तो मार्क्स की जो विचारधारा है, यानी जो मार्क्स ने जो विचार दिए हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी थी दोस्तों, उसी को हम मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं, उसी को हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। मार्क्सवाद वो दोस्तों उदारवाद या पूंजीवाद का प्रतिवाद है। प्रतिवाद का मतलब होता है उल्टा, मतलब जो चीजें आप जो पूंजीवाद कहता है, पूंजीवाद का जस्ट कैपिटलिज्म का जस्ट उल्टा अपोजिट क्या है, मार्क्सवाद है। और दोस्तों याद रखिएगा, मार्क्सवाद में पूंजी को जो है ना, वो पूंजीवाद का सबसे ज्यादा विरोध किया गया है, सबसे ज्यादा आलोचना की गई है और राज को एक शोषण का यंत्र माना गया है। तो मार्क्सवाद को दोस्तों मार्क्सवाद उदारवाद का प्रतिवाद है। मार्क्सवाद को साम्यवाद भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जो मार्क्स है दोस्तों, कार्ल मार्क्स, उसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी बोलते हैं। कई बार उसे हम जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी बोलते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जनक भी हम कार्ल मार्क्स को बोलते हैं। अब दोस्तों याद रखें, कुछ एक बातें आपको यहाँ पर जानना है कि ये वास्तव में जो मार्क्स है दोस्तों एक भौतिकवादी विचारक है। भौतिकवादी का मतलब क्या है, भौतिकवादी का मतलब ये है दोस्तों कि वो वास्तव में फिजिकल अपीयरेंस में विश्वास करता था, वो भौतिक जगत में विश्वास करता था, वो प्रैक्टिकली सोचता था, प्रैक्टिकल था दोस्तों। तो वह कभी भी धर्म या एथिक्स का सहारा नहीं लिया, वह कभी भी दर्शन को नहीं मानता था, ठीक है। इसलिए मार्क्स जो है दोस्तों भौतिकवादी विचारक है, उसके विचार का जो केंद्र था वो भौतिकता थी, इसलिए जो है उसने धर्म को अफीम की गोली या धर्म को नशा बताया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहता है, पूछा गया है कि वह कौन सा विचारक है जिसने धर्म की तुलना नशा से किया है या धर्म की तुलना अफीम से किया है, तो क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। दोस्तों मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है, मार्क्स कहता है क्या है, जरा देखिएगा दोस्तों। तो मार्क्स कहता है कि मार्क्सवाद जैसी कोई चीज नहीं है। अर्थात मार्क्स ने दोस्तों यह माना कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, मतलब मार्क्स का कथन है, मार्क्स कहता है कि जो भी मैं कुछ कह रहा हूं उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें इतिहास में पहले से उपलब्ध है, मैंने तो उसी की व्याख्या किया है। मतलब मार्क्स जो अपने विचारधारा की व्याख्या किया है, जो अपना टिप्पणी करता है, जो विचार उसने दिया, वो कहता है कि भाई इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है, मैंने कुछ नया नहीं किया, बल्कि ये चीजें पहले से इतिहास के पन्नों पर मौजूद हैं और मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन तथ्यों को लेकर के उसकी व्याख्या किया है। तो ये कथन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मार्क्सवाद जैसी कोई चीज नहीं, किसका कथन है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। दोस्तों मार्क्स ने संसद को
बातचीत करने की या गप मारने की दुकान बताया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा विचारक है जिसने संसद को गप मारने की दुकान बताया है। तो आप कहेंगे सर मार्क्स है, और मार्क्स ने सांसदों को दोस्त पूंजीपतियों का वकील बताया। मतलब चूंकि मार्क्स पूंजीवाद का सबसे बड़ा आलोचक है, इसलिए उसने सांसदों को पूंजीपतियों का वकील बताया है। और जो संसद है दोस्तों, उस संसद को क्या बताया? संसद को वास्तव में गप मारने की दुकान बताया है, बातचीत करने की दुकान बताया है। इसको आप यहाँ ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर हम मार्क्स के जन्म की बात करें, अगर मैं मार्क्स के जन्म की बात करूं, तो दोस्तों इसका जो जन्म होता है वो 5 मई 1818 को होता है। क्या? 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रीविस नामक शहर में एक यहूदी के घर में हुआ था। मतलब ये है कि जो मार्क्सवादी है, मार्क्सवाद है, जो मार्क्स है दोस्तों, वो वास्तव में जर्मन विचारक था, जर्मन थिंकर था। और वह जर्मनी के ट्रीविस नामक शहर में एक यहूदी के घर में हुआ था। जब मार्क्स केवल 6 वर्ष का था तो उसके माता पिता ने यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। आप एक बात जरा बताएं मुझे आप, कि वास्तव में कोई आदमी धर्म क्यों छोड़ता है? तो इसका मतलब है कि जिस धर्म में रहा होगा वहां पर उसको तमाम सारी यातनाएं मिली होंगी, या फिर वहां पर उसकी प्रताड़ना हुई होगी, या फिर उसका निरादर हुआ होगा। कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या होती है। और अगर आपको किसी दूसरे धर्म में उससे बेहतर विकल्प मिलता है तो निश्चित रूप से आप उस धर्म को स्वीकार करते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि कार्ल मार्क्स के माता पिता पहले क्या थे? यहूदी थे। लेकिन कालांतर में जब मार्क्स 6 वर्ष का था तो उसके माता पिता ने यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। बचपन से धर्मांतरण का जो रूप उसने देखा, उससे उसे धर्म के प्रति नफरत हो गई थी। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशन 2 तरीके से होती है। जो व्यक्ति का धर्मांतरण होता है वो 2 तरीके से होता है। या जिस धर्म में व्यक्ति है, जो व्यक्ति का मूल धर्म है, या तो उस धर्म में उसकी आस्था कम हो रही हो, या उस धर्म में उसका निरादर हो रहा हो, या उस धर्म पर किसी विशेष वर्ग का अधिकार हो, या फिर दूसरे धर्म के लोग शक्तिशाली हो और अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाध्य कर रहे हो। तो वास्तव में जो माता पिता या जो है कार्ल मार्क्स थे, वो वास्तव में अपने धर्म से पीड़ित नहीं थे, बल्कि उनको जबरदस्ती धर्मांतरित किया गया था। तो वही बात यहाँ पर है कि बचपन में जो धर्मांतरण का उसने रूप देखा, उसे धर्म के प्रति नफरत हो गई थी, और इसलिए उसे क्या कहा, उसने धर्म की तुलना अफीम से किया। दोस्तों यह धर्म की तुलना नशा से किया है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बात और, मार्क्स दोस्तों कहता है क्या कि धर्म एक ऐसी अफीम की गोली है जिसके नशे में अमीर गरीब का शोषण करता है। क्या बोलता है कि धर्म क्या है? धर्म कुछ और नहीं है। धर्म एक अफीम की गोली की तरह है जिसके नशे में व्यक्ति क्या करता है? जो अमीर वर्ग होता है वो गरीब का शोषण करता है। क्योंकि भाई धर्मांतरण कौन करेगा? जो अमीर व्यक्ति है वो अमीर धर्मांतरण नहीं करता है, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते। जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, हमेशा अमीर वर्ग उसी को क्या करता है? शोषित करने का प्रयास करता है, उसी को धर्मांतरित कराने का प्रयास करता है, उसी के ऊपर बल प्रयोग करने का प्रयास करता है। तो मार्क्स इसीलिए कहता है कि भाई धर्म क्या है? धर्म एक अफीम की गोली है, एक नशे की तरह है जिससे अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति का शोषण करता है। दोस्तों मार्क्स जो है 1835 में बोन यूनिवर्सिटी में, अब आप कहेंगे यहाँ पर लॉ नहीं बल्कि लॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कानून। लॉ पढ़ने के लिए गया, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता है। वह 1 साल बाद बर्लिन यूनिवर्सिटी चला गया। मतलब पहले बोन यूनिवर्सिटी गया लॉ पढ़ने के लिए, लेकिन लॉ में उसका मन नहीं लगा, तो बर्लिन यूनिवर्सिटी चला आया और वहां पर दर्शन शास्त्र और इतिहास में ले लिया। 1831 में हीगल की मृत्यु के बाद हीगल का दर्शन वहां पर छाया हुआ था। आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि हीगल एक अच्छा विचारक था जिसने आदर्शवाद को बहुत आगे बढ़ाया था। और हीगल जो है, आपको अच्छे प्रकार से पता है कि हीगल के बारे में अगर देखें तो हीगल ने राज्य को ईश्वर पर, मतलब पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है, राज्य को सर्वशक्तिमान माना है हीगल। तो हीगल का दर्शन क्या था? वहां पर छाया हुआ था। यंग हेलियन नामक एक गोष्ठी बनी थी दोस्तों, जो रेहनिस टाइम्स नामक एक पत्रिका निकालती थी। इसमें हीगल के विचारों का प्रचार किया जाता था। मार्क्स करता क्या है दोस्तों? मार्क्स इसका अग्रणी संपादक बन गया। 1843 ईस्वी में, ये जो आपका 1843 है, 1843 में मार्क्स समाजवाद का अध्ययन करने पेरिस चला गया और वहां उसकी मुलाकात इंग्लैंड के एक धनी पुत्र, मतलब एक धनी व्यापारी के व्यक्ति पुत्र एंगल्स या एंजल्स, कहीं कहीं एंजल्स भी दिया होता है, तो आप इसे एंगल्स कर सकते हैं या फिर आप एंजल्स भी कह सकते हैं। तो एंगल्स या एंजल्स ऐसे होता है भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंजल्स ये तो कहीं मतलब कहीं एंगल्स मिलता है, कहीं पर एंजल्स मिलता है। एंगल से हुई, जिसके
जिसके मतलब एंगल्स के इंग्लैंड और एवं जर्मनी दोनों जगह कारखाने थे। मतलब जो आपका एंगल्स था दोस्तों, वो इंग्लैंड और जर्मनी दोनों जगह उसके कारखाने थे। मतलब काफी पैसे वाला था, इंग्लैंड में भी उसका कारोबार था और जर्मनी में भी कारोबार था। एंगल्स ने इंग्लैंड में भी गरीबों की दुर्दशा का कारण मार्क्स को समझाया। मतलब ध्यान रखिएगा, क्योंकि जर्मनी का इंग्लैंड जो आपका एंगल्स था उसका जो कारखाना था दोनों जगह था, और ये जो आपका मार्क्स था वो केवल जर्मनी के शोषण को देख पा रहा था। तो एंगल्स ने उसे इंग्लैंड में भी गरीबों की दुर्दशा का कारण मार्क्स को बताया कि भाई कारण क्या है, पूंजीवाद है। और इस प्रकार से दोनों क्या होते हैं दोस्तों, दोनों परस्पर मित्र बन गए। एंगल्स संगठनकर्ता और प्रचारकर्ता बना तथा मार्क्स सिद्धांत वेता बन गया। मतलब मार्क्स सिद्धांत देता था और वास्तव में एंगल जो है वो संगठन करता था और वो उस विचारों को प्रचार करता था। दोस्तों मार्क्स ने जिस समाजवाद का जन्म दिया उसे मार्क्स ने हमारा समाजवाद कहा। क्या बोला? हमारा। उसने ये नहीं कहा कि भाई ये मेरा है, उसने कहा हमारा। हमारा का मतलब जहां पर सभी लोग होते हैं, तो समाजवाद में सब शामिल होते हैं, इसलिए मार्क्सवाद ने अपने समाजवाद को हमारा समाजवाद कहा था। दोस्तों इंग्लैंड में बहुत पहले से ही काल्पनिक समाजवाद का बोलबाला था। काल्पनिक का मतलब हम जानते हैं जिसका यथार्थ से कोई संबंध ना हो, जो काल्पनिक चीजों पर विचार करने वाला हो। काल्पनिक समाजवाद के जनक दोस्तों रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, जबकि इसके समर्थक सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर और टॉमस मोर थे। ये तीनों ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्तव में काल्पनिक समाजवाद का जनक कौन है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन का नाम रखिएगा। अगर इसके समर्थक की बात करें तो इसके समर्थकों की संख्या में सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर और टॉमस मोर का नाम आता है। दोस्तों टॉमस मोर की किताब भी थी, इसका नाम था यूटोपिया, और यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना लोक। क्या अर्थ होता है दोस्तों? कल्पना लोक। तो यूटोपिया किसकी किताब है? वो वास्तव में टॉमस मोर की किताब है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो काल्पनिक समाजवादी हैं, काल्पनिक समाजवादियों ने गरीबी का मूल कारण पूंजीवाद को तो बताया था। मतलब इन्होंने जो काल्पनिक समाजवादी, अब आपके मन में आएगा कि सर मार्क्स समाजवाद में और काल्पनिक समाजवादियों में के विचारों में क्या अंतर है। तो दोस्तों काल्पनिक समाजवादियों ने भी गरीबी का मूल कारण पूंजीवाद को बताया, लेकिन वास्तव में पूंजीवाद से समाजवाद कैसे लाया जाए, पूंजीवाद को खत्म करके समाजवाद कैसे स्थापित किया जाए, इसको उन्होंने बताने का प्रयास नहीं किया था। जैसा कि वेपर ने लिखा है कि उसने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो किया, लेकिन उसके वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं किया। तो ये जो आपका काल्पनिक समाजवादी है, काल्पनिक समाजवादियों की समस्या ये थी कि इन्होंने कारण तो बताया कि भाई आखिर गरीबी क्यों है, आखिर लोगों का शोषण क्यों हो रहा है, तो बताया कि भाई पूंजीवाद इसका कारण है। लेकिन पूंजीवाद को समाप्त कैसे किया जाए, पूंजीवाद को समाप्त करके फिर पुनः कैसे खुशहाल समाज की स्थापना किया जाए, एक ऐसे समाजवाद की स्थापना किया जाए जहां पर सभी के अधिकार सुरक्षित हो, किसी पर कोई भेदभाव ना हो, वो आप नहीं बताया। तो मार्क्स ने क्या किया दोस्तों, मार्क्स ने यही काम किया कि मार्क्स ने न केवल गरीबों की दुर्दशा का कारण पूंजीवाद को बताता है, बल्कि पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद कैसे स्थापित किया जाए इसका उपाय भी बताया। क्या दोस्तों? इसका उपाय भी बताया। इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं। क्यों वैज्ञानिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस समाजवाद की बात करता है दोस्तों वो एक प्रकार से वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का मतलब क्या? चरणबद्ध तरीके से। विज्ञान करता क्या दोस्तों? विज्ञान वास्तव में किसी भी घटना का क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत करता है, क्रमबद्ध। तो वास्तव में जो मार्क्स ने भी पूंजीवाद से समाजवाद में पहुंचने का क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीका बताया है, इसलिए इसको हम वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं। दोस्तों मार्क्स ने अपने समाजवाद को वैज्ञानिक इसलिए कहता है क्योंकि यह इतिहास पर आधारित है, यह घटनाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण करता है, इसलिए क्या बोलता है, इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहता है, याद रखिएगा। यह इसको ऐतिहासिक समाजवाद भी कई बार बोलते हैं। दोस्तों मार्क्स ऐतिहासिक पद्धति और विकासवाद के सिद्धांत में विश्वास करता है, ठीक है। मार्क्स पर दोस्तों याद रखिए कि किसका प्रभाव पड़ता है, तो दो विचारक है जिनका बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तो आपका हीगल साहब है और दूसरा फ्योरबैक। कभी कभी प्योरबैक भी मिलता है, याद रखिएगा। प्योरबैक अगर मिले तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो फ्योरबैक या प्योरबैक, तो मार्क्स पर हीगल, फ्योरबैक और ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों तथा फ्रांसीसी समाजवादियों और अर्थशास्त्रियों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा जो हीगल मार्क्स है दोस्तों, उसने हीगल से क्या लिया, तो मार्क्स ने सबसे बड़ी बात अभी आगे बताऊंगा, मार्क्स ने हीगल से द्वंद्ववाद लिया था और उससे समाजवाद लिया था। तो मार्क्स ने राज से अधिक समाज को महत्व दिया। मतलब मार्क्स, हमने क्या बोला, हमने कहा मार्क्स ने न केवल पूंजीवाद की आलोचना किया बल्कि वह राज्य को शोषण का यंत्र मानता है। तो मार्क्स कभी भी राज्य को बहुत ज्यादा जो है महत्व प्रदान नहीं करता है, राज्य को हमेशा शोषण का यंत्र माना है, और वो राज्य के अंत की बात करता है कि राज्य को समाप्त किया जाए और एक समाजवाद की स्थापना किया जाए।
तो मार्क्स ने राजकीय से अधिक समाज को महत्व दिया, इसलिए मार्क्स को राजनीति शास्त्री कम और समाज शास्त्री अधिक माना जाता है। मार्क्स की मृत्यु दोस्तों 1883 में इंग्लैंड में समाजवाद पर कार्य करते हुए, मतलब वो हमेशा समाजवाद पर कार्य करता रहा और जब समाजवाद पर रिसर्च कर रहा था दोस्तों तभी 1883 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मार्क्स की। कहाँ पर होती है? इंग्लैंड में होती है। ये ध्यान रखिएगा, जर्मन फिलासफर लेकिन इंग्लैंड में मरता है। अब दोस्तों मार्क्स की कुछ किताबें हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जैसे इसकी किताब का एक नाम क्या है? कम्युनिस्ट। ये थोड़ी सी यहाँ पर गलत आया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कम्युनिकेट दिया है यहाँ पर, ये ऐसे दिया है यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। फिर से यहाँ लिखता हूँ यहाँ दोस्तों, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक ही किताब है, मैनिफेस्टो, ठीक है। और ये 1848 में प्रकाशित हुई दोस्तों। बहुत ही ज्यादा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर किताब उसकी है। दूसरी आपका दिया है द क्रिटिक ऑफ, याफ दिया है दोस्तों, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इसकी किताब का नाम है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी तीसरी किताब है। और दास कैपिटल, क्या है दोस्तों? ये दास कैपिटल है, यहाँ पर दावा कैपिटल लिखा हुआ है, बड़े दास कैपिटल है। क्या है ये? दास कैपिटल है दोस्तों। क्या? दास कैपिटल। तीसरा है पर चौथा गोथा प्रोग्राम है, पांचवा। फिर है जर्मन आइडियोलॉजी, और ये जो जर्मन आइडियोलॉजी है दोस्तों, इसमें मार्क्स ने इसको लिखा था, लेकिन जो सह लेखक के रूप में काम किया था वो कौन किया था? एंगल्स ने काम किया था, ठीक है। तो एंगल्स ने मार्क्स का साथ दिया था इसमें, मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर इसे लिखा था। फिर दिया है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये किताब ये है। और सिविल वार इन फ्रांस, इसको भी वास्तव में इसने लिखा है। तो कितनी किताबें हो गई? याद रखिए कई सारी किताबें हैं। कौन कौन? सिविल वार इन फ्रांस, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, जर्मन आइडियोलॉजी जिसमें मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर लिखते हैं, गोथा प्रोग्राम बेसिक किताब है। दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दास कैपिटल जो है ये मार्क्स ने लिखा है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये सीधे सीधे पूछा गया, याद रखिएगा, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो सॉरी मित्रों, बहुत ज्यादा गला बैठा हुआ है, जुकाम खांसी। तो यहाँ पर ये जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी दोस्तों, इसका हिंदी नाम देकर के आपके पेपर में आया हुआ है, तो इसे याद रखिएगा। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी इसकी जो है मार्क्स की किताबें हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो आपका जो है मार्क्स ने पूरी क्या किया दोस्तों? किताबों को लिखने का प्रयास किया, इसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिरसठ में मजदूरों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया था जिसे इंटरनेशनल कहा था। मतलब ये जो कार्ल मार्क्स है दोस्तों, उसने 1863 में मजदूरों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जिसे इंटरनेशनल कहा। मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा गया है, हट गया था। तो मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है दोस्तों, उसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 सिद्धांत बताए गए हैं। अब मार्क्स ने कौन कौन से 4 सिद्धांत बताए हैं जरा उसको देखिएगा दोस्तों। मार्क्स ने जो 4 सिद्धांत बताया उसमें है धुंधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, उसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। उसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, वर्ग संघर्ष याद रखिएगा, संघर्ष का सिद्धांत है। और उसमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया हुआ है। तो इसके अगर आप कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इन 4 विचारों को ध्यान रखना है, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट है, इन चारों को समझ लेंगे तो पूरे जो है पूरा का पूरा विचारधारा आपकी जो है कार्ल मार्क्स से समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों पहले यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में कार्ल मार्क्स ने राज पर क्या बोला। दोस्तों ये जो आपका कार्ल मार्क्स का राज पर विचार देखते हैं, उदारवादियों और पूंजीवादियों, पूंजी जातियों नहीं बल्कि पूंजीवादियों है दोस्तों, उदारवादियों या पूंजीवादियों के अनुसार राज एक सार्वजनिक संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों व वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जो उदारवादी है दोस्तों या जो पूंजीवादी है, उन्होंने राज को क्या माना? तो जो उदारवादी या पूंजीवादी है वो राज को एक सार्वजनिक संस्था मानते हैं। उनका कहना यह है कि राज एक ऐसी सार्वजनिक संस्था है जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती और वो सभी व्यक्तियों और वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। लेकिन दोस्तों मार्क्स, मैंने कहा था मार्क्स राज्य को के बारे में ऐसा विचार नहीं रखता। मार्क्स कहता है कि वास्तव में ये जो राज्य है वो कुछ और नहीं बल्कि केवल और केवल पूंजीपतियों की संस्था है। और जो कार्ल मार्क्स है दोस्तों वो कहता है, क्या कहता है? वो कहता है
कि वास्तव में राज्य जो है ना, राज्य के माध्यम से पूंजीपति गरीब का शोषण करता है। और यही कारण है कि कार्ल मार्क्स जो है राज्य को शोषण का यंत्र मानता है। क्या मानता है? राज्य को। ध्यान रखिएगा, राज्य को शोषण का यंत्र। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा विचारक है जिसने राज्य को शोषण का यंत्र माना है। तो आप कहेंगे सर कौन मानता है? वो मानता है कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स का कथन है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थात एक राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है। यही जो मैंने आपको यंत्र बताया कि राज्य को क्या मानता है? उपकरण का, शोषण का यंत्र मानता है। उसका कहना है कि भाई राज्य जो है, राज्य पूंजीपतियों की संस्था है। राज्य का निर्माण पूंजीपतियों ने किया है और वो अपने हित के लिए किया है, ताकि वास्तव में शोषण को एक कानूनी रूप दिया जाए। दोस्तों मार्क्स फिर कहता है कि पूंजीपतियों ने राज्य को एक वैज्ञानिक उपकरण के रूप में बनाया है ताकि शोषण को वैधानिक बनाया जा सके। बनाया, वैधानिक का मतलब कि हम शोषण, जैसे होता है कोई व्यक्ति शोषण के खिलाफ अपील करे तो राज्य जो है उस अपील को खारिज कर दे। और जब अगर राज्य शोषण करेगा, पूंजीपति करें, कोई व्यक्ति शोषण करेगा तो शायद उसे लोग गलत मानेंगे। लेकिन अगर पूंजीपति राज्य के माध्यम से गरीबों का शोषण करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो वैधानिक परंपरा होगा, वो गलत नहीं माना जाएगा। तो वही मार्क्स कहता है कि वास्तव में पूंजीपतियों ने राज्य को क्या माना? एक वैज्ञानिक उपकरण के रूप में यूज किया, और ताकि शोषण को क्या माना जा सके? वैधानिक या कानूनी माना जा सके। मार्क्स आगे कहता है दोस्तों, क्या मार्क्स कहता है कि जब से उत्पादन के साधन का उदय हुआ, मतलब जब से निजी संपत्ति आया, तब से समाज दो वर्गों में बढ़ गया। और जैसे जैसे ही दो वर्गों का उदय हुआ, एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक है वह अमीर बन गया, और जो दूसरा वर्ग है वो जो उत्पादन के साधन से विहीन था वह गरीब कहलाया। मतलब मार्क्स ने बताया कि भाई पहले आदिम समाज में जो व्यक्ति, जो मार्क्स का आदिम समाज है, क्वेश्चन ये भी पूछा है कि क्या मार्क्स के आदिम समाज में वर्ग था? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। मार्क्स ने जिस आदिम समाज की बात किया है वहां पर ये था ही नहीं, वहां पर कोई शोषण नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहां पर निजी संपत्ति तो नहीं थी। ये शोषण जो है ये कब शुरू हुआ? ये वर्ग कब से आया? तो जब से निजी संपत्ति का उदय हुआ। अब जब निजी संपत्ति दोस्तों आएगा तो भाई देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर संपत्ति है तो भाई संपत्ति पर तो कैसे अधिकार होगा? संपत्ति पर दो, एक जो संपत्ति के मालिक हैं, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास खेत बाड़ी है, खदान है, भाई वो तो अमीर कहलाएंगे, वो तो उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग हो जाएंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूभाग है ही नहीं, जिनके पास निजी संपत्ति नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? वो गरीब कहलाएंगे। तो आप बताओ कि भाई दो वर्ग समाज में आ गए। जैसे निजी संपत्ति आए वैसे समाज में दो वर्ग आए। एक क्या? एक आपका अमीर वर्ग हो गया, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? गरीब वर्ग हो गया। कालांतर में आप देखिएगा यही अमीर वर्ग पूंजीपति वर्ग बनता है और यही गरीब शोषक वर्ग बनता है। तो ये गरीब वर्ग का शोषण होगा और अमीर वर्ग कर क्या करेगा? शोषण करेगा। तो ये जो मार्क्स कहता है कि ये जो अमीर है, अमीरों की रचना ही क्या है? राज्य है। मतलब राज्य कुछ और नहीं है, बल्कि राज्य इन्हीं अमीरों की रचना है। राज्य का निर्माण इन्हीं अमीरों या पूंजीपतियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। दोस्तों मार्क्स आगे कहता है कि जब तक यह राज्य रहेगा, मतलब जब तक यह राज्य अस्तित्व में रहेगा, तब तक यह वर्ग हमेशा बना रहेगा और एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहेगा। इसलिए जैसे ही राज्य समाप्त होगा वैसे वर्ग समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप उत्पादन के साधन पर समाज का स्वामित्व स्थापित हो जाएगा और यह वर्ग विहीन, राज्य विहीन व शोषण विहीन समाज होगा, जिसे साम्यवाद कहा जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कहता है आपका कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई राज्य वास्तव में शोषण का यंत्र है और जब तक राज्य है तब तक वर्ग रहेगा। लेकिन जैसे राज्य खत्म होगा वैसे वर्ग समाप्त हो जाएगा। जब वर्ग नहीं रहेगा तो संघर्ष खत्म होगा, निजी संपत्ति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस पर जो भी संपत्ति होगी वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी बल्कि उस पर समाज का अधिकार हो जाएगा। और यह एक ऐसा समाज होगा जो वर्गविहीन होगा, जहां पर न राज्य होगा, न वर्ग होगा, न शोषण होगा। और इस अवस्था को क्या बोलता है? इस अवस्था को ही कार्ल मार्क्स साम्यवाद कहता है। क्या? साम्यवाद कहता है दोस्तों। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखें, फिर जो है कहता है यहाँ एक मजदूर, यहाँ पर बोलता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि इस समाज में, मतलब जिस समाजवाद, जिस साम्यवाद की बात करता है, इस साम्यवादी अवस्था में एक मजदूर व डॉक्टर में कोई अंतर नहीं होगा। लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे। मतलब कार्ल मार्क्स कहता है कि यहाँ पर सभी को बराबर सम्मान मिलेगा। यहाँ पर किसी में ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा। जिसके पास जितनी क्षमता होगी उतना कार्य करेगा और जिस अनुपात में कार्य करेगा उसके अनुसार उसे वेतन मिलेगा, उसे पेमेंट मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात कहा और यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपका सीधे बनेगा। इसके बाद द्वंदात्मक भौतिकवाद के बारे में क्या कहता है कार्ल मार्क्स दोस्तों?
तो आप जरा देखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। पहली बात तो ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है दोस्तों, यह कार्ल मार्क्स के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का मूल आधार है। इसी के माध्यम से मार्क्स अपने राजनीतिक दर्शन को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों मार्क्स जो है ना, वो द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल से लिया था और भौतिकवाद शब्द को फ्योरबैक से लिया था। मतलब भौतिकवाद शब्द फ्योरबैक से लिया है और वास्तव में द्वंद्वात्मक शब्द से लिया है, हीगल से लिया है। ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें चुराई हुई है, अपना ऐसा खुद नहीं है। द्वंद्वात्मक पद्धति दोस्तों वह पद्धति होता है जिसमें तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य का अनुसंधान किया जाता है, सत्य का परीक्षण लगाया किया जाता है, सत्य तक पहुंचा जाता है। मतलब तर्क के वितर्क के माध्यम से सत्य तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, आपका द्वंद्वात्मक कहलाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत वाद, प्रतिवाद और संवाद आता है। वाद प्रारंभिक वस्तु है दोस्तों, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं होती, जबकि प्रतिवाद उसकी प्रतिक्रिया है। क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप असत्य तत्व नष्ट हो जाते हैं और वास्तव में पूर्ण सत्य का जन्म होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, संवाद कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई तीन अवस्था होती है, क्या, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद एक अवस्था होती है, ये प्रारंभिक अवस्था होती है। ये वाद जो है ये किसी एक व्यक्ति की विचारधारा होती है, उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है, अपनी सोच होती है। उसके क्रिया के बाद, उसके विचार के बाद फिर इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिवाद आता है। मतलब इसका खंडन किया जाएगा। और जब वाद प्रतिवाद होगा तो जो असत्य चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी और वास्तव में एक ऐसा सत्य आएगा जो स्थिर होगा, जो अस्थायी होगा, और इसी को क्या बोलता है, संवाद बोलता है। तो संवाद हमें वह अवस्था होती है जिसमें नवीनतम चीजों की खोज होती है, एक नया विचारधारा आती है। दोस्तों संवाद को कार्ल मार्क्स अस्थायी मानता है। जैसे ही इसमें असत्य का तथ्य पुनः आ जाता है या फिर से वाद बनेगा। मतलब जो संवाद होता है, जो सत्य होता है, जब इसमें फिर से असत्य का कण आता है तो फिर से क्या बन जाता है, फिर से वाद बन जाएगा, फिर से जो है प्रतिवाद होगी और फिर से वाद और प्रतिवाद के बाद संवाद आएगा और यही कंडीशन आगे भी चलती रहेगी। तो इस प्रकार से एक विचारधारा के बाद दूसरी विचारधारा और दूसरी के बाद तीसरी विचारधारा का जन्म होता रहता है। दोस्तों ये जो आपका बार बार जो प्रक्रिया दोहराई जाती है वाद संवाद और वाद प्रतिवाद और संवाद का, इसे निषेध का निषेध होता रहता है। मतलब बनना मतलब ये होता है कि विचारधारा बनती बिगड़ती रहती है। अतः स्पष्ट है दोस्तों कि द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, विकासवादी है, क्योंकि इसमें एक विचारधारा के बाद दूसरी विचारधारा, दूसरे के बाद तीसरी विचारधारा, तीसरे के बाद फिर कोई नई विचारधारा, मतलब हमेशा इसमें विकास की ओर अग्रसर होता रहता है। एक नई विचारधारा हमेशा जन्म लेती रहती है। दोस्तों हीगल जो है, हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार विचार या विवेक या चेतना को बताया था, जबकि मार्क्स ने के द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार पदार्थ है। पदार्थ का मतलब उत्पादन का साधन। तो कई बार आपसे कोई आदमी पूछ सकता है कि भाई हीगल ने भी द्वंद्ववाद दिया है, द्वंद्वात्मक भौतिक द्वंद्व की चर्चा किया द्वंद्ववाद, और कार्ल मार्क्स ने भी द्वंद्ववाद दिया है, तो दोनों के द्वंद्व में क्या अंतर है। तो भाई हीगल के द्वंद्ववाद का जो आधार है वो विवेक है, वो चेतना है, वो विचार है विवेक का। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार है दोस्तों, वो क्या है, पदार्थ है, वो वास्तव में उत्पादन का साधन है। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब अगर आगे देखें तो हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद के अंतर्गत, ध्यान रखें, हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद के अंतर्गत चेतना या विचार को महत्व देते हुए कहा कि चेतना ही संसार का सृजन करता है, जबकि मार्क्स ने चेतना के स्थान पर पदार्थ को महत्व देते हुए कहा कि भौतिक पदार्थ चेतना या अस्तित्व का भी निर्धारण करता है। मतलब जो आपका हीगल है वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो केवल चेतना को ही संसार, चेतना को ही सब कुछ मानता है, चेतना को संसार का सृजन करता मानता है। जबकि मार्क्स कहता है कि नहीं, चेतना के स्थान को ज्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि वह पदार्थ को महत्व देता है और इसलिए कहता है कि भौतिक जो पदार्थ है वो चेतना या अस्तित्व का भी निर्धारण करता है। यही दोनों में मूलभूत अंतर है। दोस्तों मार्क्स आगे कहता है, क्या बोलता है, मार्क्स कहता है कि जो हीगल का द्वंद्ववाद बहुत इंपॉर्टेंट, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। मार्क्स कहता है कि हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे उल्टा करके पैरों के बल खड़ा कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि यह कथन किसने कहा है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे पैरों के बल उल्टा कर दिया। ये किसका कथन दोस्तों, ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स आगे कहता है कि अब तक दार्शनिकों ने केवल संसार की व्याख्या किया, मैंने तो संसार को ही बदलने का प्रयत्न किया। ये भी इंपॉर्टेंट आपका कोटेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये मार्क्स का कथन है कि मार्क्स कहता है कि भाई अब तक के जितने भी दार्शनिक वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने केवल संसार की व्याख्या किया है,
किसी ने संसार को बदलने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन मैं पहला ऐसा वैज्ञानिक हूँ, दार्शनिक हूँ, जिसने संसार को व्याख्या नहीं किया बल्कि संसार को बदलने का प्रयत्न किया है। दोस्तों आप यहाँ